साथ कुछ और खास मेहमान वकील आर.एस. गोस्वामी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता और कानून की जानकार टीना शर्मा जी जुड़ रही हैं। गोस्वामी जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है। हमारे साथ कुछ और खास मेहमान वकील आर.एस. गोस्वामी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता और कानून की जानकार टीना शर्मा जी जुड़ रही हैं। गोस्वामी जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आखिर क्या कुछ होने वाला है कोर्ट में, और जिस तरह से हमारे सहयोगी संकेत बता रहे हैं कि क्या रणनीति उनके वकील की रहने वाली है। देखिए, मैं आपको सबसे पहले यहां से शुरू करना चाहता हूं कि तेजपाल ने सबसे पहले बेल एप्लीकेशन दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर लगाई थी जी। और उस पर मैंने आपके ही यहाँ चैनल के माध्यम से लोगों को उस दिन भी एडवांस में बता दिया था, टीना जी भी थी उस दिन मौजूद। मैंने ये कहा था ये जो बेल है ये कोशिश कर रहे हैं कि ट्रांजेक्ट बेल लेने की, और उस पीरियड के अंदर ये कोशिश करेंगे कि वहां जाकर गोवा में ये अपनी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें जिससे गिरफ्तारी से बच सकें। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने मैंने एडवांस में बता दिया कि इनको कोई राहत ना मिली है ना मिलने वाली है जी। और ऑर्डर रिजर्व कर दिया कोर्ट ने। जब इनको ये लगा इनके वकीलों को कि ऑर्डर रिजर्व हो गया, इसका मतलब नेगेटिव जा रहा है, तो परसों आपने देखा होगा पूरे दिन हम लोग चैनल पर थे और ये था कि अभी गोवा पहुंच गया, आ रहा है, जा रहा है, ये सारी चीजें, लेकिन वो वहां नहीं पहुंचा। आज वहां उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल लगा के एक दिन की मोहलत मांग ली। मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं कि एंटीसिपेटरी बेल 438 सीआरपीसी कब एप्लीकेबल होती है। वो होती है जब एप्लीकेबल किन लोगों के लिए, मैक्सिमम तो ज्यादातर ये केसेस में दहेज से रिलेटेड मैटर्स में ज्यादा सक्सेसफुल होती है। इस तरीके के मैटर में जहां सारा देश देखना चाहता है कि क्या बड़े आदमी पर भी पुलिस हाथ डाल सकती है, कानून उनके लिए भी बराबर है कि नहीं, इन हालातों में गोस्वामी जी, आपको अब लग रहा है कि उन्हें अब सही सलाह दी जा रही है और क्या उन्हें जमानत की संभावना है? देखिए, मैं भी बताना चाहता हूं कि जो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर रहे हैं ये तो बिल्कुल निश्चित है कि तेजपाल के पक्ष में जा रहा है मामला। कल भी उसने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन किया और आज भी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन की है। लेकिन 438 जो एंटीसिपेटरी बेल है वो इस तरह के सीरियस ऑफेंस के अंदर, जहां इस तरह का सीरियस मैटर है, मैं बिल्कुल नहीं मानता कि 1% भी इनको किसी भी तरह से अदालत से एंटीसिपेटरी बेल, यानी तरुण तेजपाल को जमानत मिलने की संभावना कम ही है। हमारे साथ टीना शर्मा भी सामाजिक कार्यकर्ता जुड़ी हुई, उनके पास आएंगे और ये जानेंगे कि क्या इस मामले पूरी तरह से हैंडल किया जा रहा है, वो किस तरह से सही है, या फिर इसके साथ कुछ सियासी साजिश या फिर सियासी रंग भी लेता जा रहा है मामला। उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। यौन उत्पीड़न के आरोपी और तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल की अग्रिम जमानत पर थोड़ी देर में बड़ा फैसला आ सकता है। इस फैसले के साथ ही यह भी साफ हो जाएगा कि तेजपाल को जमानत मिलती है या फिर जेल जाना होगा। तेजपाल का आज क्या होगा? जमानत मिलेगी या जाएंगे जेल? यही वो सवाल हैं जिनके जवाब आज सामने आ सकते हैं। अपनी जूनियर महिला पत्रकार की आबरू लूटने और रेप की कोशिश के आरोपी तरुण तेजपाल की अग्रिम जमानत पर आज गोवा सेशंस कोर्ट फैसला सुना सकता है। इसके पहले शुक्रवार की शाम अदालत ने मामले की सुनवाई को आज तक के लिए टाल दिया था। जब तक कोर्ट का फैसला ना आए तब तक के लिए एक्सटेंड किया गया है। अंतरिम जमानत कंटिन्यू रहेगा तरुण तेजपाल का। उनके वकील ने बहस शुरू की होगी और शाम को 5 बजे तक बहस खत्म नहीं होगी, तो कोर्ट ने कहा होगा चलो कल सुबह 10 बजे तक ये रिलीफ टू कंटिन्यू, आप कल सुबह आर्ग्यू कीजिएगा। गेम प्लान यही होगा इनका कि बहस चलाते रहो, फिर कल तक का तो टाइम मिल जाएगा, फिर आगे देखेंगे। अगर कोर्ट के ऑर्डर्स होंगे, अगर इनको एंटीसिपेटरी बेल मिल जाती है तो ये नहीं अरेस्ट किए जाएंगे, और अगर इनकी एंटीसिपेटरी बेल की याचिका खारिज हो जाती है तो पुलिस इनको अरेस्ट कर लेगी। जाहिर है कोर्ट का फैसला आते ही पैगाम दीवार पर लिखी इबारत की तरह साफ होगा। इधर शुक्रवार को दिन भर चले ड्रामे के बाद तरुण तेजपाल गोवा पहुंचे और गोवा पहुंचते ही उन्हें मिली राहत की खबर गिरफ्तारी पर फौरी रोक की। इसके बाद तेजपाल पणजी के डोना पाउला स्थित गोवा पुलिस की क्राइम ब्रांच के दफ्तर में पहुंचे, जहां 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक वो यौन उत्पीड़न कांड की जांच कर रही गोवा पुलिस की विशेष टीम के सामने मौजूद रहे। लेकिन कहा जा रहा है कि वहां जांच टीम ने तेजपाल से कोई पूछताछ नहीं की। तेजपाल ने सिर्फ अदालती आदेश के मुताबिक 20,000 रुपए का बॉन्ड भरा और बाहर निकल गए। तेजपाल जैसे ही बाहर निकले, मीडिया ने सवालों की बौछार कर दी। क्या सवाल किए? पुलिस से क्या सवाल किए आपसे? आपने क्या जवाब दिया? तरुण फिलहाल लेकिन तेजपाल ने इनमें से एक भी सवाल का जवाब देना गवारा नहीं समझा।
How long can we question him on bail? He's on bail. How long can the question? कितने देर तक चलेगा? You can question him. Yeah, he's here to join. He's here to join investigation. इसी बीच तेजपाल पर लगे आरोपों की जांच कर रही गोवा पुलिस के अधिकारी सुनीता सावंत ने भी पूछताछ और जांच से जुड़े सवालों पर कन्नी काट ली। इससे पहले क्राइम ब्रांच पहुंचने पर भी तेजपाल को मीडिया के सवालों का सामना करना पड़ा। इन सवालों के जवाब तो तेजपाल ने नहीं दिए, लेकिन उनकी जुबान एक बार खुली जरूर। वैसे आरोपों के पीछे सियासी साजिश का अंदेशा जाहिर करने वाले तेजपाल को गोवा पहुंचते हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं के कड़े विरोध का भी सामना करना पड़ा। वहीं जिस विमान से तेजपाल ने दिल्ली से गोवा की उड़ान भरी, उस विमान भी तेजपाल को मीडिया के कैमरे पीछा करते रहे। तेजपाल पर सवाल दागे जाते रहे, लेकिन उड़ान के दौरान उन्होंने किसी सवाल के जवाब नहीं दिए। बहरहाल तेजपाल को गिरफ्तारी से भले ही फौरी तौर पर राहत मिल गई हो, लेकिन ये भी साफ है कि आरोपों की गंभीरता के मद्देनजर तेजपाल को लंबी राहत की संभावना भी बेहद कम है। इंतजार गोवा सेशंस कोर्ट के आज के फैसले का है। मुंबई से संकेत पाठक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। चलिए, तहलका के संस्थापक और पूर्व संपादक तरुण तेजपाल की अग्रिम जमानत पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। हमारे साथ खास मेहमान अजीत अंजुम, हमारे मैनेजिंग एडिटर, आरएस गोस्वामी वकील और सामाजिक कार्यकर्ता टीना शर्मा। इसके अलावा हमारे साथ न्यूज रूम से विनोद मिश्रा और तेजपाल की जमानत पर पल पल की अपडेट के साथ हमारे साथ संकेत पाठक बने हुए हैं। अजीत जी, मेरा सवाल आपसे, इस पूरे मामले को फिलहाल कैसे देख रहे हैं? क्या तरुण तेजपाल अब किसी सही कानूनी सलाह के साथ आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, कानूनी सलाह के साथ तो आगे बढ़ेंगे ही, क्योंकि बड़े बड़े वकील उनके साथ हैं, उसमें तो कोई दो मत ही नहीं है सुहेल। लेकिन सबसे बड़ी बात है, लीगल एक्सपर्ट बताएंगे। लेकिन जितनी बातें कल से 2-3 दिन से अलग अलग लीगल एक्सपर्ट से हमारी हुई है, न्यूज 24 पर कई फॉर्मर जजेज हाई कोर्ट के आए हैं, उन सब की बात माने और जो जिस ढंग की धाराएं उनके खिलाफ लगाई गई हैं और हाल के दिनों में 16 दिसंबर के बाद जो अदालतों का रुख है, उससे एक बात साफ लग रही है कि उन्हें जमानत मिलने की गुंजाइश न के बराबर है। कुछ ऐसे जजेज भी हैं जिनका कहना नामुमकिन है। अब सवाल उठता है, अदालत से फैसला कुछ देर में आएगा, लेकिन जिस ढंग से पीड़िता ने बयान दर्ज कराए हैं, मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया है, उसके बाद कल भी उसने एक मीडिया में अपनी बात रखी और तमाम ऐसे सबूत हैं जो उनके बेल मिलने के खिलाफ खड़े होते हैं अदालत में। और तरुण तेजपाल कल गोवा पहुंचकर ये संकेत या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इन्वेस्टिगेशन उन्होंने ज्वाइन कर लिया है और पुलिस को सपोर्ट कर रहे हैं। कल भी वो क्राइम ब्रांच गए थे, आज सुबह भी गए थे, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि पुलिस इंतजार कर रही है अदालत से बेल रिजेक्ट होने का और उसके बाद ही पुलिस पूछताछ करेगी। कल शाम ये बात कही गई कि वो गए, पुलिस ने पूछताछ नहीं। पुलिस अभी पूछताछ नहीं करना चाहती है, क्योंकि पुलिस अगर उनकी गिरफ्तारी से पहले पूछताछ करती है, बेल रिजेक्ट करने से पूछताछ करती है, तो ये होगा कि वो तो सहयोग कर रहे हैं, इसलिए उनकी गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है। इसलिए पुलिस इंतजार कर रही है। मुझे लगता है अदालत से जो फैसला आएगा वो तरुण तेजपाल के खिलाफ ही आएगा। जिस तरह अजीत जी कह रहे हैं कि जमानत मिलने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि इससे पहले उनके वकीलों ने दलील दी कि 7-8 नवंबर को गोवा में जो कुछ हुआ वो गैर कानूनी नहीं था। इसके अलावा 7, 8, 9, 10, 11 को फेस्ट था। कुछ सेकंड के लिए जो कुछ भी हुआ वो 10 तारीख की तस्वीर साफ करती है कि लड़की सामान्य थी। इसके अलावा लड़की को शिकायत कराने में लगभग 11 दिन का वक्त लगा। साथ ही शिकायत किसी दुश्मन के कहने पर की गई और ऐसी बहुत सी बातें हैं कि इसके पीछे एक साजिश है। ये दलीलें क्या काम आने वाली हैं? देखिए, ये दलीलें बिल्कुल काम नहीं आने वाली इस केस में। अभी तो आप बेल की बातें कर रहे हो, मैं आगे भी बढ़ रहा हूं। इसमें पुलिस रिमांड भी लेगी इसके अंदर, क्योंकि जो लेटर्स दिए गए, जो SMS दिए गए हैं, जो मेल दिए गए हैं, उनको बिना पुलिस रिमांड के पुलिस रिकवरी कहां से दिखाएगी? या तो तेजपाल बिल्कुल सारी चीजें, यदि उनको खुद सरेंडर करता है तो इसका मतलब कन्फेशन हो गया। कन्फेशन हो गया तो जेल ऑटोमेटिक हो गई। बेल के लिए सर प्रोविजन है, 438 CRPC ऐसे नहीं होता। 438 के अंदर ये चीज होती है, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा यदि आज कोर्ट ने इनको रिलीफ दी, 1 आध दिन के ये दे सकती है टू ज्वाइन द इन्वेस्टिगेशन। लेकिन यदि एंटीसिपेटरी बेल पर जजमेंट आया तो इसके अंदर पुलिस की डिमांड ये होगी कि हमें इसमें पुलिस रिमांड लेना है, हमें कई चीज रिकवर करनी है, ईमेल रिकवर करने हैं, मोबाइल रिकवर करना है। यदि पुलिस रिमांड ही नहीं होगा, जैसा अंजुमन जी ने अभी बहुत बढ़िया बात कही कि वो कोशिश तो कर रहा है इस बात की कि किसी भी तरीके से ये इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन दिखा के कह दें कि आई एम नो फर्दर रिक्वायर्ड बाय द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, बेल शुड बी ग्रांटेड। बट इन पर्टिकुलर इन दिस मैटर, जहां पुलिस इतने दिन से चल रहा है मैटर, ये उसके अंदर पुलिस उनको होटल ले जाएगी, वो क्राइम सीन पर ले जाएगी, मौके पर ले जाएगी, तमाम तरह के एविडेंस कन्फ्रंट
कराएगी। 100% सहमत हूं, रिकवरी भी दिखाएगी, और जब तक पुलिस कस्टडी के अंदर नहीं होगा तो एक मुलजिम का प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। और ये जनरल मुकदमा नहीं रहा, एक जनरल, सारा देश देख रहा है, सारे चैनल चला रहे हैं। क्या आपको लग रहा है इस मामले में पीड़िता का बयान ही अपने आप में अहम है? पीड़िता का बयान नहीं, इनका कन्फेशनल स्टेटमेंट है। 2 बार आपके चैनल के माध्यम से आप लोगों ने बुलाया था, उसमें भी मैंने बताया। लेकिन वो स्टेटमेंट लगातार आपका अपना बदल रहा है जी। उन्होंने पहले कहा कि मैं स्वीकार करता हूं, फिर वो कह रहे हैं लड़की झूठ बोल रही है। लेकिन क्या होता है कि अगर आप बयान बदल रहे हैं तो वो बयान ऐसा नहीं है कि उन्होंने पुलिस के सामने बयान दिया और मजिस्ट्रेट के सामने बदल दिया। उस केस में तो आप कहते हैं कि पुलिस के सामने बयान है, कानून में उसकी मान्यता नहीं है, 164 में बयान दीजिए। बट बयान उन्होंने 2 लोगों के बीच पर्सनल जो ईमेल एक्सचेंज है उसमें कन्फेस किया, इसलिए वो बयान पहले बहुत इंपॉर्टेंट है जो उन्होंने कन्फेस किया है, कबूलनामा। उसके बाद तो वकीलों के कहने पे स्ट्रेटजी एक और होगा, अभी पुलिस ये कहेगी हम तो अभी इसका डिस्क्लोजर स्टेटमेंट लेंगे, वो थर्ड बयान होगा जो पुलिस की कस्टडी में बयान होगा कि भाई क्या हुआ तेरे साथ, क्यों। अब तो उसके जो दोनों ईमेल हैं दोनों डिफर कर रहे हैं, पहले में कुछ और कहा था, दूसरे में कुछ और कहना शुरू कर दिया, दूसरे में कंसेंट करने की बात करनी शुरू कर दी। इसलिए मेरा ये कहना है इस केस में ना के बराबर, आप तो 1% भी कोई कहेगा, ना के बराबर उम्मीद है कि इसको किसी भी तरीके की एंटीसिपेटरी बेल, ज्यादा से ज्यादा कोर्ट 1 आध दिन का इसको कह सकती है कि इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करके कल आ जाइए या परसों आ जाइए, लेकिन उसके भी चांस बहुत कम है। टीना शर्मा जी आपका कमेंट। देखिए, एक और सेक्शन में बताना चाहूंगी, 114A है इंडियन एविडेंस एक्ट का, जो कहता है कि अगर सबूत काफी हैं 376 के केस में, रेप के केस में अगर सबूत काफी हैं तो लड़की अगर अपना बयान जो है वो कोर्ट से हॉस्टाइल भी कर लेती है तो नहीं माना जाएगा। ये 114A का सेक्शन है वो, और इस पे हम कल भी बहस कर चुके हैं कई चैनल पे। तो अब इनके पास कोई तरीका नहीं है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन ऑलरेडी कर चुके हैं इन्होंने। इनका जो मेल है जो अजीत जी ने कई बार यहाँ पढ़ के सुनाया है, उस मेल में बहुत क्लियर है कि 7th और 8th को मैंने आपके साथ ये किया, आप बहुत रिलक्टेंट थी, उसके बावजूद भी मैंने ऐसा ट्राई किया और मैं अपने आप को लेट डाउन करता हूँ। तो ये जो इनका बयान है ये इनके लिए एक ऐसा हथियार बन गया है जो इनके अपने ही छाती में घुस गया है, अब निकल नहीं सकता। पीड़िता ने एक मेल और किया, उसने कहा कि जो कुछ उसके साथ हुआ कानून तय करेगा, कि कानून की नजर में वो परिभाषा रेप की है। लेकिन इनके वकील का, तेजपाल के वकील की ये दलील कि कुछ सेकंड के लिए ये घटना घटी, कि उसे कैसे परिभाषित करेंगे। इनके वकील की ये दलील और पीड़िता का ये कहना कि कानून तय करेगा। देखिए, एक बात बताऊं मैं आपको याद हो जब तक ये कानून नहीं बना था देश के अंदर, तब एक सिंपल सी बात थी, 354 में कवर होता था और बेलेबल ऑफेंस था, कुछ भी नहीं था इसमें। लेकिन जो एक्ट आए, इस पर हम और टीना जी ने कम से कम 10 डिबेट्स की थी साथ में जब कानून बन रहा था। आज हालात वो नहीं है। आज तो जिस तरीके से इस केस को औरों से भी अलग कर दो, इसमें तो इतने काबिल व्यक्ति हैं खुद तेजपाल जी। पहला जो लेटर दिया वो केवल घर में उस बात को निपटाने के लिए दिया था, लेकिन ये नहीं पता था कि ये बात कानून तक पहुंचेगी। अब वो कह रहे हैं कि जो भी कहेंगे मेरे वकील कहेंगे। वकील कैसे कहेंगे? जो लेटर आप दे चुके हो, जो अंजुमन जी ने कई बार रात को भी मैंने सुना टीवी चैनल पे जजेज के साथ में, जो लेटर पहले दिया, अब दूसरा लेटर दिया, तीसरा जो वकीलों ने एप्लीकेशन लगाई होगी उसमें डिफरेंस कॉज होगा उनका। वो तो कोर्ट भी मानेगा ना कि आप अपने डिफेंस में वकीलों के कहने पर अपने बयान बार बार बदल रहे हैं, लेकिन पहला बयान जो पर्सनल ईमेल एक्सचेंज है वो सबसे बड़ा, उसके बाद तो लीगल आपका हो गया। अजीत जी, कल जो कोर्ट में इन्होंने जिरा की, इन्होंने कहा वो इंटरनल मेल को आप सबूत कैसे ले सकते हैं, उसको FIR कैसे मान सकती है गोवा पुलिस, जबकि वही सबसे बड़ा सबूत है। ये भूल रहे हैं। और उसके इस बीच ये खबर भी आ रही है, जो देख रहा हूं, खबर आ रही है कि 1 घंटे के बाद उनकी जमानत अर्जी पर फैसला होगा। बहुत अहम है, करीब 1 घंटे बाद 11:30 तक पता चलेगा कि उन्हें जमानत मिलती है या नहीं। गुंजाइश न के 1 घंटे बाद तस्वीर साफ होगी कि तरुण तेजपाल को जेल मिलेगी या बेल। फिलहाल तरुण तेजपाल क्राइम ब्रांच के ऑफिस पहुंच चुके हैं। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान लगातार बने हुए, कुछ ही पलों में लौट रहे हैं। तेजपाल का आज क्या होगा? होंगे गिरफ्तार या मिलेगी बेल? देखिए दिन भर न्यूज 24 पर। के बाद आपका स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। हम बात कर रहे हैं तरुण तेजपाल की अग्रिम जमानत पर सुनवाई सेशंस कोर्ट में शुरू हो चुकी है और लगभग अब से 1 घंटे बाद जमानत पर फैसला आ सकता है। कोर्ट में उनकी पत्नी और उनके वकील मौजूद हैं। तरुण तेजपाल क्राइम ब्रांच के ऑफिस पहुंचे हुए हैं और तरुण तेजपाल से पूछताछ जारी। हमारे साथ खास मेहमान मैनेजिंग एडिटर अजीत अंजुम, RS गोस्वामी जो कि वकील हैं, सामाजिक कार्यकर्ता टीना शर्मा हमारे साथ मौजूद है और न्यूज रूम से विनोद मिश्रा और साथ ही संकेत पाठक जो कि तेजपाल की जमानत पर पल पल की अपडेट दे रहे हैं। संकेत, फिलहाल क्या हो रहा है? एक जानकारी मिल रही है 1 घंटे में जमानत पर आ सकता है फैसला।
हाँ जी, बिल्कुल। गोवा की सेशंस कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है और अब से कुछ ही समय पहले तरुण तेजपाल भी निकल चुके हैं। हो सकता है वो भी कोर्ट पहुंचेंगे। कल मैं आपको बता दूं कि सेशंस कोर्ट में जो तरुण तेजपाल के वकील हैं उन्होंने अपनी दलीलें दी थी और आज जो पुलिस की तरफ से सरकारी वकील हैं वो अपना पक्ष रखेंगे और बताया जा रहा है करीब 11:30 बजे के आसपास, यानी अब से 1 घंटे बाद जो अग्रिम जमानत याचिका है उस पर कोर्ट अपना फैसला देगी। हालांकि जो जानकार हैं वो ये बता रहे हैं कि बहुत कम उम्मीद है कि तरुण तेजपाल को जमानत मिलेगी। फिलहाल दोनों पक्षों के वकील वहां पर मौजूद हैं, सुनवाई शुरू हो चुकी है और 1 घंटे बाद इस पर फैसला आ जाएगा। जी संकेत, कुछ खास दलील उनके पास ठोस है नहीं कहने के लिए, सिवाय इसके कि तरुण तेजपाल जो है जांच में सहयोग कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। अब जो तरुण तेजपाल हैं वो किसी रणनीति के तहत अपने वकीलों की बात पर अब वो पुलिस के साथ सहयोग करने की बात कर रहे हैं। कल वो क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचे थे, आज सुबह भी वो क्राइम ब्रांच के दफ्तर गए थे और उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए भी कहा था कि वो पुलिस की जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं। एक मिनट संकेत, इसको इस तरह मानती है संकेत, इसको इस तरह से देखा जाए कि वो प्रिटेंड कर रहे हैं। बेसिकली उनको तलब नहीं किया गया था कल शाम क्राइम ब्रांच, आज सुबह भी तलब नहीं किया गया था क्राइम ब्रांच। क्राइम ब्रांच ने, गोवा पुलिस ने कल ही कह दिया था कि सुबह तक 10 बजे तक उनकी गिरफ्तारी भी नहीं होगी, पूछताछ भी नहीं होगी। लेकिन कल रात वो गए, आज सुबह भी बिना बुलाए गए होटल से निकलकर। जैसा कि मैंने पहले कहा, वो ये संकेत देना चाह रहा है अदालत को भी कि मैं जांच में सपोर्ट कर रहा हूं, जांच में इन्वेस्टिगेशन को मैंने ज्वाइन किया है और मैं बार बार पुलिस के पास जा रहा हूं कि पूछताछ करो। ये प्रिटेंड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अदालत में उनके जो वकील हैं वो ये पक्ष रख सके कि इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन किया है, इसलिए इनकी गिरफ्तारी रिक्वायर्ड नहीं। ये स्ट्रेटजी है, इसको समझना जरूरी है क्योंकि उनकी जमानत पर अभी सुनवाई होनी है, फैसला होना है, स्ट्रेटजिकली ऐसा कर रहे हैं। और प्लस उन्हें रिलीफ मिला हुआ है, रिलीफ मिला हुआ है। तो जब रिलीफ, पहले तो आप ज्वाइन नहीं कर रहे थे, कल जब आपको रिलीफ मिल गया आज सुबह 10 बजे तक का, तो आप 2 चक्कर काट रहे हैं। तो ये बड़ा सोचने की, समझने की जरूरत है इसकी यहाँ पर। जी, तो लगातार हम इस बड़ी खबर पर बने हुए कुछ ही पलों के लिए रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, जल्द लौट रहे हैं। तेजपाल का आज क्या होगा? होंगे गिरफ्तार या मिलेगी बेल? देखिए दिन भर न्यूज 24 पर। हम है देश के अंदर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। तरुण तेजपाल पहुंच चुके हैं सत्र अदालत। इससे पहले वो क्राइम ब्रांच के ऑफिस पहुंचे थे और इस वक्त खबर मिल रही है कि तरुण तेजपाल पणजी के सेशंस कोर्ट पहुंच चुके हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इनोवा गाड़ी से तरुण तेजपाल उतर रहे हैं और अग्रिम जमानत पर अंदर सुनवाई शुरू हो चुकी है। लगभग अब से 1 घंटे बाद जमानत पर फैसला आ जाएगा। इसके साथ ही तरुण तेजपाल की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सेशन कोर्ट के अंदर दाखिल होते हुए तेजपाल, उनकी पत्नी और उनके वकील भी कोर्ट में मौजूद हैं। अब से लगभग 1 घंटे बाद उनकी जमानत पर फैसला आ जाएगा, लेकिन कानून के जानकार मानते हैं कि उनको जमानत मिलने की संभावना कम ही है। इससे पहले सुबह लगभग 8:30 से 9 बजे के बीच तरुण तेजपाल क्राइम ब्रांच के ऑफिस पहुंचे थे और उनकी पत्नी और वकील सेशन कोर्ट पहुंचे। लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि तरुण तेजपाल सत्र अदालत पहुंचे हैं। अग्रिम जमानत की याचिका पर सुनवाई होनी है। 10 बजे तक की उनको गिरफ्तारी से मोहलत थी। 10 बजे के बाद सत्र अदालत में दोबारा सुनवाई हुई। इससे पहले शुक्रवार को ही उनके वकील की मौजूदगी में वकील ने कई दलीलें रखी तरुण तेजपाल के हक में, जिनमें से कई बार तरुण तेजपाल के वकील ने पीड़िता का नाम भी लिया। इस पर जज ने वकील को लताड़ा भी कि उन्हें नाम लेने का अधिकार नहीं है। तो सवाल यही कि तरुण तेजपाल को बेल मिलेगी या फिर जेल। हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर अजीत अंजुम, वकील RS गोस्वामी, टीना शर्मा सामाजिक कार्यकर्ता, इसके अलावा विनोद मिश्रा न्यूज रूम से और तेजपाल की जमानत पर पल पल की अपडेट के साथ संकेत पाठक जुड़े हुए हैं। संकेत, तरुण तेजपाल पहुंच गए हैं अदालत, यानी क्राइम ब्रांच गए थे। क्राइम ब्रांच में बेशक बिना बुलावे के गए थे, इसलिए पूछताछ नहीं हुई उनसे और अब सेशंस कोर्ट पहुंच गए।
हाँ जी बिल्कुल, अब से कुछ ही मिनट पहले तरुण तेजपाल सेशंस कोर्ट पहुंच चुके हैं, उनके वकील वहां पर पहुंच चुके हैं, दोनों पक्षों के वकील मौजूद हैं, सुनवाई शुरू हो चुकी है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि गोवा क्राइम ब्रांच की टीम भी कोर्ट के अंदर ही मौजूद है और करीब 11:30 बजे के आसपास उम्मीद जताई जा रही है कि इस अग्रिम जमानत याचिका पर कोर्ट अपना फैसला दे देगी। अगर अग्रिम जमानत याचिका खारिज होती है तो बताया यह भी जा रहा है कि तरुण तेजपाल को कोर्ट के बाहर से ही गिरफ्तार किया जा सकता है। यानी इस वक्त हलचल वहां पर बढ़ गई है और सुनवाई में अब देखना यह होगा कि क्या फैसला निकल के सामने आता है, तरुण तेजपाल को राहत मिलती है या फिर पुलिस उन्हें गिरफ्तार करेगी। चलिए, तो अब से कुछ ही पलों में फैसला। जी जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे, तरुण तेजपाल सुबह सुबह जरूर क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचे, लेकिन सम्मन नहीं था, पहुंचने का कोई मकसद नहीं था, इसलिए अब वापस वो सेशन कोर्ट पहुंचे जो प्रिटेंड, जो आपने शब्द कहा, यानी प्रिटेंड करने की कोशिश करें कि वो इन्वेस्टिगेशन में साथ दे रहे हैं। इसलिए कि आप शुरू से अगर देखें तो तरुण तेजपाल कई दिनों तक कानून से भागते रहे, पुलिस उनकी तलाश करती रही, गोवा पुलिस दिल्ली पहुंची, उनके घर भी गई, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं किया, कई दिन तक इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं किया। अगर मैं कह रहा हूं इसका मतलब यह है कि गोवा पुलिस ने अगर सुओ मोटो उनके खिलाफ मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू की तो इनका पहला काम बनता था, अगर ये वाकई इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करना चाहते थे बिना गिरफ्तारी से डरे हुए या एक कानून का पालन करने वाले नागरिक की तरह, तो तुरंत गोवा पुलिस को इन्फॉर्म करके कहते कि मैं इन्वेस्टिगेशन में आपका साथ देने को तैयार हूं और मुझसे पूछताछ के लिए आप अमुक जगह पर अमुक तारीख को आ सकते हैं। लेकिन ये चूहे बुल्ली की तरह भागते रहे और आंख मिचौली खेलते रहे और कोशिश ये करते रहे कि दिल्ली हाईकोर्ट से इन्हें जमानत मिले, इसलिए दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी लगाई गई। अब जो अर्जी लगाई गई वहां भी एक तरह से इसको पॉलिटिकल कंस्पिरेसी का रंग दिया गया। तरुण तेजपाल ने खुद को सेक्युलर, देश में जो सेक्युलर फोर्सेज हैं उनका बहुत बड़ा पुरोधा बताते हुए उन्होंने बताया कि कैसे कंस्पिरेसी की गई और लड़की के लिए चरित्र हनन की कोशिश की गई। तमाम ऐसे एविडेंस, फर्जी कॉन्कॉक्टेड फैब्रिकेटेड एविडेंस दिए गए अदालत में कि लड़की पार्टी में कैसे उसका बिहेवियर सही था, घटना के बाद भी लड़की कैसे लोगों से सहज ढंग से बात कर रही थी, एसएमएस और बीबीएम चैट भी दिए गए एविडेंस के तौर पर। लेकिन जब अदालत में उनकी दाल नहीं गली, अदालत से इन्हें वापस लेना पड़ा अपना अग्रिम जमानत की अर्जी, उसके बाद कोई विकल्प नहीं था गिरफ्तारी से बचने के लिए कल गोवा जाने के लिए। विकल्प नहीं था। गोस्वामी जी, सवाल मेरा आपसे यही, जिस बात का जिक्र अजीत जी कर रहे हैं, क्या अदालत में जमानत के वक्त ये दलील काम आएगी कि सहयोग कर रहे हैं जांच में पूरी तरह से? देखिए, ये केस स्टडी का पार्ट है डिफेंस काउंसिल का, क्योंकि अब जो अदालत में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था, उस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ये था कि एट द टाइम ऑफ हियरिंग इन द एंटीसिपेटरी बेल एक्यूज शुड बी प्रेजेंट इन द कोर्ट। जी, तो वो चीज तो दिल्ली हाईकोर्ट में भी थी, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट में तो ये नहीं गए तेजपाल जी। आज वहां क्यों गए कि अब यही दिखाना चाहते हैं, जो गोवा में तो पहुंच ही चुके हैं, गोवा से बाहर भाग नहीं सकते किसी भी हालत में, कोर्ट ने उनको अब बुलाया नहीं है, इवन देर वो कोर्ट जा रहे हैं। तो जो अंजुमन जी ने अभी कहा कि जो पुलिस के साथ ऑटोमेटिक खुद जाके अपना इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कराना चाहते हैं, उनको पता मैं गिरफ्तार तो होगा नहीं अभी तक जब तक ऑर्डर नहीं आएगा। अब जब कोर्ट गए हैं, कोर्ट में भी उनकी ये स्ट्रेटेजी है एडवोकेट्स की रही होगी कि भाई यदि कोर्ट बेल रिजेक्ट भी करती है तो कोर्ट से सिंपैथी लेने के लिए, देखिए हमारा क्लाइंट तो आज भी अदालत के अंदर मौजूद है और आप चाहे तो गिरफ्तार कर सकते हैं, जो आगे उनको बेल में मदद मिलेगी। तो इस समय जितना भी प्रोग्राम कल से और अब तक बना है, परसों आप तक याद हो यहां तक तय थी कि गोवा की फ्लाइट ले ली है, लेकिन बाद में कही कि एक एप्लीकेशन दे दी गई। जो अंजुमन जी ने अभी 2 बार रिपीट किया है उस बात को, मैं कहना चाहता हूं कि यदि रियल में ही इनको ये बात थी तो जैसे ही लड़की की तरफ से एक एफआईआर रजिस्टर्ड हुई, गोवा पुलिस ने रजिस्टर्ड की इनके सो मोटो पे, इमीडिएट गोवा पुलिस को अगर तेजपाल वाकई इन्वेस्टिगेशन में सहयोग कर रहे थे तो उन्होंने पहले ही पहल करनी चाहिए थी। हमारे साथ विनोद मिश्रा जुड़े हुए हैं, तेजपाल विनोद मिश्रा न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। विनोद, तेजपाल बेशक अब यह दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि वो जांच में सहयोग कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले क्या क्या हुआ आप बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि इससे पहले गोवा पुलिस की टीम उनके घर पहुंची, वो घर पे भी नहीं मिले और इससे पहले तक भागते फिर रहे थे। हाँ बिल्कुल, जब गोवा पुलिस ने सो मोटे लेते हुए एफआईआर दर्ज किया था, उसके बाद ही गोवा पुलिस की एक टीम यहाँ दिल्ली आई थी। उस दौरान गोवा पुलिस ने दिल्ली में शुरुआती दौर में एविडेंसेस कलेक्ट किए, जो मैनेजिंग एडिटर तहलका की हैं शोमा चौधरी, उनसे पूछताछ हुई। उस दौरान ये बातें सामने आई थी कि वो तेजपाल से पूछताछ करना चाहते थे, लेकिन उस दौरान भी तेजपाल सामने नहीं आए थे। हालांकि पुलिस की पहली प्राथमिकता ये थी कि वो एविडेंसेस कलेक्ट करे, शोमा चौधरी का बयान दर्ज करे, उसके साथ ही लड़की का बयान बेहद जरूरी था पुलिस के लिए, और उस वक्त तक पुलिस के पास लड़की का बयान नहीं था, लिहाजा गोवा पुलिस बिना दबाव दिए तेजपाल पे वापस चली गई थी। लेकिन यह जरूर था कि उस दौरान भी अगर तेजपाल उनको मिलते तो तेजपाल से पूछताछ जरूर होती। गोवा पुलिस ने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि फॉर्मली सो मोटो एफआईआर है और जब तक कंप्लेनेंट नहीं होता तब तक वो सामने नहीं आएंगे, इसीलिए गोवा पुलिस वापस चली गई थी। और जब लड़की का बयान दर्ज हो गया उसके बाद गोवा पुलिस आई वहां से। हालांकि इस बीच जो इनका पिटीशन था दिल्ली हाई कोर्ट में, जिसमें इन्होंने अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की थी, इनको चलिए विनोद
आपके पास फिर वापस आएंगे। टीना शर्मा, एक अहम सवाल इसके साथ ये भी है कि समाज के लिए क्या मैसेज है, संदेश है लड़कियों के लिए? दो मामले हैं। एक मामला तरुण तेजपाल जैसे बहुत बड़े खोजी पत्रकार जिनका बहुत रसूख था, पावरफुल हैं, एक आइकन है, सेलिब्रिटी हैं। एक तरुण तेजपाल के खिलाफ एक 22-23 साल की लड़की जो जूनियर मोस्ट लड़की रिपोर्टर है उसका आरोप लगाना और अदालत में जिस ढंग से तरुण तेजपाल जा रहे हैं और कुछ देर बाद हम हो सकता है उन्हें पुलिस कस्टडी में देखें। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के एक जज के खिलाफ एक लॉ इंटर्न का आरोप लगना और कल उस मामले में भी जो कहानी सामने आई, गांगुली ने अपना हालांकि उन्होंने अफसोस जताया है जिस ढंग से फंसाया गया। दो उच्च पदों पर बैठे, एक मीडिया के शीर्ष पर और एक अदालत के शीर्ष पर, चार जो स्तंभ है लोकतंत्र के, कार्यपालिका, विधायपालिका, न्यायपालिका और मीडिया, उसमें से दो स्तंभ के शीर्ष पर बैठे लोगों पर आरोप लगे। ये क्या संदेश है? क्या अगर ऐसी चीजें हो तो लड़कियों को सामने आना चाहिए, या इस दोनों की बहादुरी को सलाम करके एक मैसेज समाज में जाता है कि अगर आपके साथ हो तो आप बेहिचक आए और कानून आपका साथ देगा? अजीत जी, कोई दो राय नहीं है इस बात में कि आज ये जो मामला है, मुझे लगता है कि पहले तो हमें इसे जुडिशरी से और पत्रकारिता से, किसी भी प्रोफेशन से अलग कर लेना चाहिए। जहां महिला पुरुष है वहां यौन शोषण की संभावना रहती है, और अगर कोई ऐसा केस आता है तो वो महिला पुरुष के बीच का केस है, समाज का एक हिस्सा है हम लोग। पर इसमें जो दूसरी बात जो मुझे लगती है कि बड़ी अंडरलाइन करने वाली और बड़ी बहुत सोचने वाली बात है कि पोस्ट निर्भया 16 दिसंबर के बाद देश की महिलाओं में हिम्मत आई, कानून की जानकारी मीडिया से मिली। मैं आज भी कहूंगी कि हमारी सरकारें कानून की कोई जानकारी, हमें जनरल जानकारी नहीं देती हैं। हमें ये तक नहीं मालूम थे कि हमारे लिए कानून क्या है, हमारे लिए कड़े प्रावधान क्या हैं जिसमें कोई आदमी बच के निकल नहीं सकता। पर उन कानूनों के होते हुए भी जब हमें जानकारी नहीं थी, महिलाएं घर में घुट-घुट के मर रही थी, बच्चे पाल रही थी, लड़कियां यौन शोषण हो रहा था तब भी FIR कराने नहीं जाती थी। आज स्थिति बहुत बदली है। माँ बाप खुद अपनी 15 साल की, 13 साल की, 10 साल की बच्ची को थाने ले जा रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं इस डर के बिना कि उसकी शादी कल को होगी नहीं होगी, पड़ोसी क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, वो लड़की है। तो ये बहुत परसेप्शन चेंज हुआ है। और एक अहम चीज इससे ये जरूर हुई है कि जैसे लॉ ग्रेजुएट ने, उस लॉ इंटर्न ने जो आरोप लगाया सुप्रीम कोर्ट के जज पर, उसके कुछ दिन बाद एक दूसरी लड़की ने भी कहा कि मेरे साथ भी हुआ। आज एक और आया, एक और आया, और उसके गोवा में भी फिल्म फेस्टिवल के दौरान हुआ। इसका मतलब कहीं न कहीं निर्भया केस के बाद और ऐसे मामलों में मीडिया की भी भूमिका, हम लगातार तस्वीरें मीडिया की ही भूमिका में कहीं न कहीं लड़कियों में एक हौसला होता है कि आप सामने आ सकते हैं। अगर आप सेक्सुअल असॉल्ट के शिकार हैं, अगर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हुआ है तो आप सामने आकर अपनी बात कहिए। तो बदलाव हुआ है अजीत जी, बिल्कुल आप ये कह रहे हैं, यही बदलाव हुआ है। प्लस कानून इतने कड़े हैं कि आप हाथ लगाना भी, मतलब आदमी अगर हाथ लगाता है और आप उससे आपत्ति है आपको, तो महिला उसकी शिकायत कर सकती है। पहले इसका ज्ञान महिलाओं को नहीं था और डरती थी महिलाएं। बिल्कुल। आज मेरे साथ भी कुछ हो तो मैं 2 बार सोचूंगी कि मुझे जाके पुलिस में रिपोर्ट करना है या नहीं करना है। पर समाज, आज का समाज 6 महीने में जो चेंज हुआ है वो बहुत ट्रांजिट चेंज है और बहुत कानूनी प्रोटेक्शन, जो प्रोटेक्शन जो है वो भी महिला के लिए, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हुआ, क्योंकि लगता है कि अब आप प्रोटेक्टेड हैं। आप जो कानून में बदलाव आया है उसमें कानून और समाज और मीडिया हर जगह कहीं प्रोटेक्टेड फील करती है कि आप अपनी बात कहें, और आपको कानून में, जैसे पहले कहा जाता था कि अगर आप महिला हैं, लड़की हैं, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के शिकार हैं, थाने में जाती हैं, ऐसे ऐसे एब्सर्ड सवाल पूछे जाते हैं कि लड़कियों को लगता है जाकर उस सवाल का सामना करना दूसरी बार रेप होने की तरह है। लेकिन उन मामलों में भी कहीं न कहीं बदलाव आ रहा है क्या? मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहती हूँ, बहुत थोड़ा सा ह्यूमरस भी लगेगा। दामिनी फिल्म आई थी एक, जिसमें मीनाक्षी शेषाद्री थी, और मुझे लगता है कई महिलाओं की फेवरेट फिल्म होगी वो। उसमें पूछा जाता है कि हाथ कहाँ था आपके, तो कई बहुत गंदे प्रश्न किए जाते हैं। आज कोर्ट में वो भी अलाउ नहीं है। आप ये सोचिए कि अगर कोर्ट में जब निर्भया केस हुआ तो लड़की के बारे में, लड़की की लिपस्टिक, लड़की के कपड़े के बारे में चर्चा की गई, तो सुप्रीम कोर्ट की बड़ी क्लियर गाइडलाइंस है कि कोई भी केस हो आप उसके आगे पीछे का चरित्र नहीं निकालेंगे। अगर महिला पे उससे पहले भी वैसे कोई केस रहा है या उसके चरित्र से संबंधित कोई केस रहा है तो आप कोर्ट में खड़े होकर नहीं बोल सकते। ये बदलाव आया है, ये बदलाव है, कानून की सोच बदली है। नतीजा है कि अटेम्प्ट टू रेप अगर है, लड़की से उस हद तक छेड़खानी की गई जिससे उसकी अस्मिता पर खतरा है, तो उसको रेप ना गया। और यही बात उस पीड़ित लड़की ने, जो कल मेल मीडिया को लिखा है, उस लड़की ने भी यही कहा है। जब, क्योंकि इस मामले में लगातार बहस हो रही है, तरुण तेजपाल के कुछ शुभचिंतक लगातार यह कहने की कोशिश कर रहे हैं रेप नहीं है, सेक्सुअल असॉल्ट है, रेप नहीं है, उसको रेप क्यों कर रहे हैं, अटेम्प्ट टू रेप को रेप क्यों कर रहे हैं, ऐसे बचाव की कोशिशें हो रही है, जिसको तरुण तेजपाल ने लाइट हार्टेड बैंटर, ड्रंक एंड बैंटर, सेक्सुअल लिहाजा, मीटिंग्स, तमाम बातें तरुण तेजपाल की तरफ कहने की कोशिश की। मैं उसके सिर्फ उस लड़की का मेल, जो कल उस लड़की ने मेल किया है, जिसमें लिखा है उसने, इसमें भी एक पेन है उस लड़की का, दर्द है। आप सुनिए, पीड़ित लड़की ने लिखा है,
I don't know if I am ready to see myself as a rape victim. For my colleagues, friends, supporters and critics to see me this. It is not the victims that categorizes crime. It is the law. And in this case, the law is clear. Mr. Tarun Tejpal did to me falls within the legal definition of rape. इसका मतलब वो लड़की कह रही कि मैं नहीं कह रही हूं कि मेरे साथ रेप हुआ है। मेरे साथ जो हुआ है कानून कहता है वो रेप है, और कोई भी लड़की अपने को रेप विक्टिम के तौर पर नहीं देखना चाहेगी। ये ट्रॉमा है। बोलते समय, पढ़ते समय मुझे भी फीलिंग हो रही है कि वो लड़की किस दर्द से गुजर रही होगी। रेप विक्टिम बनकर समाज में, भारतीय समाज में रहना और समाज की नजरों का सामना करना बहुत आसान नहीं होता है। और ये महिलाओं के हमें ये ध्यान रखना चाहिए, इसके जितने भी लेटेस्ट आए लड़की के, ये रेप की कई स्टोरीज कर चुकी थी और ये बहुत सेंसिटिवली महिलाओं के लिए सोचती थी, और ये अपने आप को मतलब कई बार इसके लेखों में मैंने देखा है, क्योंकि रिसेंटली अभी इसको स्टडी में कर रही थी तो मैंने देखा कि महिला बहुत सेंसिटिव थी इन केसेस के लिए, और बहुत ट्रॉमेटिक होगी कि ऐसा इसके साथ हो जाता है, वो भी पत्रकार होते हुए। जिस व्यक्ति के साथ, तरुण तेजपाल के साथ बैठ के वो स्टोरी डिस्कस करती थी, स्टोरी पे स्ट्रीमलाइन करती थी, जैसे आपकी कुलीग्स आपके साथ करती होंगी, आप प्लान करते होंगे चीजें, वही व्यक्ति रेप कर रहा है। तो विश्वास में लेके रेप करना, और उसकी बच्ची और तरुण तेजपाल की बच्ची जो दोनों वो फ्रेंड्स और हैं। हैरत इस बात में ये हुई कि कुछ लोगों ने ये भी सवाल उठाने की कोशिश की कि लिफ्ट में अगर एक बार उसके साथ ऐसी घटना हुई तो वो दोबारा लिफ्ट में क्यों गई, दोबारा क्यों लिफ्ट में गई। और ये कहने वाली कुछ फेमिनिस्ट महिलाएं भी थी। हैरत होती है कि आप तरुण तेजपाल की उस मानसिकता पर चोट करने की बजाय कि एक बार लड़की ने प्रोटेस्ट किया, विरोध किया, उसके बाद दोबारा तरुण तेजपाल ने हरकत क्यों की, उसकी बजाय आप लड़की पर सवाल उठाते हैं कि लड़की दोबारा वहां क्यों गई। और ये सवाल उठाने वाली महिलाएं थी, और कहा यह गया कि शोमा चौधरी ने भी अपनी एडिटोरियल मीटिंग में कहा कि दोबारा क्यों गई। तो यह भी एक मानसिकता है, जब लोग बचाने के लिए आते हैं तो लड़कियों में भी खोट देखते हैं, और यही मुश्किल होती है जब समाज की, यही मानसिकता है, लड़कियां सामने आने से परहेज करती हैं। आज मैं खड़े होकर कुछ बोलूं कि मेरे साथ ऐसा हुआ तो मेरा पीछे का चिट्ठा निकाला जाएगा कि इसका चरित्र क्या है, ये क्या करती थी, ये कहाँ नौकरी करती थी, किन लोगों से अटैच है, तो वो सब निकाला जाएगा। लोगों से बोलती है, कैसे मिलती है, ओपन माइंड तो नहीं है, सो कॉल्ड ओपन माइंड होने का भी एक अब कई बार हमारा सब्जेक्ट ऐसा होता है कि हम जेंडर के बियॉन्ड जाके बात करते हैं। अब उसको कोई आदमी गलत समझ ले तो उसमें मेरी क्या गलती है, पर समाज का जो माइंडसेट है वो वैसा है जैसा हम देख रहे हैं। पीड़िता को और पीड़िता महसूस कराते हैं, कोई रिलीफ नहीं देते, पीड़िता मरने की स्थिति में आ जाती है। और ये लड़की मुझे लगता है बड़ी सुलझी हुई लड़की है, जिसके बयान में बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। मेल में ये भी था कि सेक्स और इच्छा के बारे में बात करते थे, अक्सर इस तरह की तरुण तेजपाल हमेशा ऐसी बातें करते थे, फ्लर्ट से भरी वो बातें करते थे, काम के बारे में वो बात नहीं करते थे, और तेजपाल अनफॉर्चुनेटली काम के बारे में वो कभी बात नहीं करते थे। लेकिन मेरा सवाल यह भी है कि क्या बेशक तरुण तेजपाल के वकील ने कोर्ट के अंदर पीड़ित के चरित्र पर भी सवाल उठाया, ये चीजें पॉजिटिव जाती हैं या फिर तेजपाल के ही नेगेटिव में जाती हैं? देखिए, मैं बात कहना चाहूंगा आपसे, अभी जो अंजुमन जी ने और टीना जी ने एक बड़ी जबरदस्त बात की, उसमें मैं एक चीज जोड़ना चाहता हूं, एक सामाजिक रूप से भी। उनका ये कहना था, उस लड़की का जो चिट्ठी लिखी है उस लड़की ने, उसमें कई चीजें इतनी जबरदस्त लिखी हैं जो हम थोड़ा गौर करेंगे तो बड़ी सेंसिटिव और आदमी को हिला देती है। वो केवल अपने लिए नहीं लिख रही है, मैं कहता हूं समाज के उन समस्त लड़कियों के लिए जो वर्किंग में है। एक बार ब्रेक पे जाना होगा, शायद ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं, इसी चर्चा को जारी रखेंगे। यहां वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि तरुण तेजपाल की अग्रिम जमानत पर सुनवाई जारी है पणजी की सत्र अदालत में। आपको बता दें कि तरुण तेजपाल सत्र अदालत पहुंच चुके हैं, उसके अलावा उनकी पत्नी, उनके वकील और क्राइम ब्रांच की टीम भी सत्र अदालत में मौजूद है। उनकी अग्रिम जमानत पर सुनवाई जारी है। 10 बजे तक फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक थी, लेकिन कुछ ही वक्त में यह फैसला आ जाएगा कि तरुण तेजपाल को जेल मिलेगी या बेल। हमारे साथ बहुत ही खास पैनल मौजूद है, हमारे मैनेजिंग एडिटर अजीत अंजुम, वकील और चेयरमैन बार काउंसिल के आर.एस. गोस्वामी जी और सामाजिक कार्यकर्ता टीना शर्मा। इसके अलावा हमारे साथ संकेत पाठक जुड़ रहे हैं जो कि तेजपाल की जमानत पर पल पल की अपडेट देंगे। साथ ही न्यूज रूम से विनोद मिश्रा भी जुड़ेंगे। संकेत, इस वक्त फिलहाल क्या चल रहा है? आज देखिए, गोवा सेशंस कोर्ट में इस वक्त सुनवाई शुरू हो चुकी है। दोनों पक्षों के वकील मौजूद हैं। तरुण तेजपाल कोर्ट पहुंच गए हैं, तरुण तेजपाल का परिवार वहां पर मौजूद है और अब वहां पर दलीलें दी जाएंगी दोनों पक्षों के वकीलों को द्वारा। उसके बाद करीब 11:30 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि कोर्ट अपना फैसला देगी। वहीं दूसरी तरफ हलचल भी बढ़ गई है, क्राइम ब्रांच की टीमें भी वहां पर मौजूद हैं
और अगर फैसला तरुण तेजपाल के खिलाफ आता है, उनकी अग्रिम जमानत खारिज होती है, तो पुलिस उन्हें कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार भी कर सकती है। सभी की नजर कोर्ट के फैसले पर है कि तरुण तेजपाल को राहत मिलती है और उन्हें जेल जाना होगा। संकेत, दर्शकों को बता दें, जो तेजपाल के वकील हैं उनकी तरफ से जो अदालत में दलील दी जा रही है उसमें कहा जा रहा है, कई बातें कही जा रही है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि तेजपाल की गिरफ्तारी जरूरी नहीं है, जांच में सहयोग कर रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है लड़की का मेडिकल नहीं हुआ। अब यह केस मेडिकल का है नहीं, मुझे लगता है लीगली, क्योंकि यह उस तरह का मामला नहीं है जो टिपिकल रेप की श्रेणी में 16 दिसंबर के पहले कानून के मुताबिक था। और उसके बाद यहां जिस ढंग की घटना है, इसको मेडिकल नहीं है यह कहकर कहीं जांच को भटकाने की कोशिश या किसी ढंग से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश है या नहीं, यहां मेडिकल रिक्वायर्ड है या नहीं इस तरह के मामले में आपके मुताबिक? जो कानून बना है, जो स्पष्ट उसमें सेक्शंस दिए गए हैं, उसमें मेडिकल का कहीं रोल नहीं है। और मेडिकल में तो ये रिलेटेड इसलिए नहीं है कि वो तो रेप की परिभाषा में आ रहा है, ना कि रेप हुआ। इस बात को हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं, पीड़ित भी मानती है, सब मानते हैं। इसमें ये नहीं कह रही कि मेरे साथ रेप हुआ है, रेप की परिभाषित है वो जो अभी हमारे कानून बना है उसमें उस जो एक्ट किया गया है तेजपाल के द्वारा, वो रेप की परिभाषा के अंदर आता है, ना कि रेप हुआ। रेप इज सेपरेट थिंग। रेप की परिभाषा, इसमें भी बड़ा डिस्कशन हुआ था कि हम इसको यौन उत्पीड़न वर्ड को क्या यूज करें हिंदी के अंदर, अंग्रेजी के अंदर। मेरा ये क्वेश्चन है कि जो वकील उनके वहां पर दलील दे रहे हैं वो तो अपना उनका कायदा बनता है, बिल्कुल कहेंगे कि तेजपाल ने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन की है, तेजपाल खुद जाने को तैयार है, लेकिन कानून ये देखेगा अभी हुआ क्या है। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन की स्टेज है और इसलिए कोर्ट आज की डेट में तेजपाल को किसी भी स्थिति में, जबकि हमको कोर्ट से ऊपर नहीं है, हम अपना निर्णय नहीं दे सकते। क्या ये इसलिए हो रहा है कि कहने के लिए वकील के पास कुछ नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पीड़िता के चरित्र पर भी वकील लगातार सवाल उठा रहे हैं। क्या ये चीजें काम करती हैं अदालत के अंदर? बिल्कुल नहीं, ये और नेगेटिव जाती हैं। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि अदालत में हम भी रोज बहस करते हैं, रोज 30 मैटरों में पेश होते हैं। कभी हमको पीड़िता के लिए इस तरह के वर्ड यूज नहीं करने चाहिए। यदि इनको डिफेंस भी लेना था तो डिफेंस और तरीके का हो सकता है, सर गलती है जो, लेकिन वकील आमतौर पर ऐसा करते हैं। आसाराम के मामले में हमने देखा कि उनके वकील टीना कुछ कहना चाहिए। मैं कुछ लाइंस कोट करना चाहूंगी। लड़की की जो फर्स्ट मेल थी उस पर मुझे लगता है कि हमें थोड़ा यहाँ पर ये क्लियर करने की जरूरत है कि रेप के अंडर क्या क्या आता है। पेनिट्रेशन ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन मेन का इंसर्ट नहीं भी होता है तो भी उसको रेप माना जाता है। और इसमें तो बहुत क्लियरली लड़की ने लिखा है, मैं थोड़ा इसे पढ़ना चाहूंगी। फ्रॉम द फर्स्ट मोमेंट ऑफ हिज डूइंग सो आई आस्क्ड हिम टू स्टॉप। थोड़ा सा उसको ध्यान रखिएगा, ग्राफिक डिटेल से हम बचना चाहेंगे टीना, बहुत सारी चीजें हैं जी। ठीक है, इसमें बहुत क्लियरली है कि लड़की का जो ड्रेस है वो नीचे किया और उसके कपड़े उतारने मुझे लगता है उससे हम बचना चाहेंगे टीना। हम ग्राफिक डिटेल लिफ्ट के अंदर जो हुआ उससे बचना चाहेंगे, लेकिन कानूनी तौर पर जो कुछ भी तरुण तेजपाल ने उस लड़की के साथ किया वो रेप की परिभाषा में, जैसा कि वकील साहब कह रहे थे, हम सब सहमत हैं। बदली हुई परिस्थितियों में रेप की परिभाषा में है अटेम्प्ट टू रेप। लड़की के कपड़े से छेड़छाड़ की गई या रेप करने की कोशिश भी रेप की परिभाषा में। मुझे लगता है कुछ ही पलों के लिए रुक रहे हैं, लेकिन कहीं मत जाइएगा। इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए, हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। पूर्व संपादक तहलका के तरुण तेजपाल की अग्रिम जमानत पर सुनवाई पणजी की सत्र अदालत में जारी है और अब से कुछ ही पलों में फैसला आ सकता है। सत्र अदालत यह फैसला दे सकती है कि तरुण तेजपाल को वाकई जमानत मिलने वाली है या फिर क्राइम ब्रांच उनको गिरफ्तार करेगी। गोवा कोर्ट से थोड़ी देर में आ सकता है जमानत पर फैसला। तेजपाल के वकील ने जांच में सहयोग के नाम पर बेल मांगी है कि तरुण तेजपाल लगातार सहयोग कर रहे हैं जांच में। करीब 1 घंटे से सुनवाई चल रही है। गोवा कोर्ट से थोड़ी देर में फैसला आ सकता है जमानत पर। तेजपाल के वकील दलीलें दे रहे हैं, अलग अलग दलीलें पेश कर रहे हैं। उनमें से एक ये भी है कि तरुण तेजपाल सहयोग कर रहे हैं पूरी जांच में। हमारे साथ संकेत पाठक हमारे सहयोगी तेजपाल की जमानत पर पल की अपडेट दे रहे हैं। संकेत, फिलहाल सुनवाई चल रही है, कहा जा रहा था 1 घंटे में फैसला आ सकता है, कितना और वक्त? हाँ बिल्कुल सोहेल, हमारे पास जो जानकारी इस वक्त आ रही है उसके मुताबिक तरुण तेजपाल के वकील ने अपनी दलीलें खत्म कर ली हैं और अब पुलिस की तरफ से जो सरकारी वकील हैं वो अपनी दलील पेश कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि 11:30 बजे के आसपास
कोर्ट इस पर अपना फैसला दे सकता है। लेकिन जो तरुण तेजपाल के वकील हैं, उन्होंने जो दलीलें दी हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने ये जताने की कोशिश की है कि तरुण तेजपाल जांच में सहयोग कर रहे हैं, लड़की का मेडिकल टेस्ट नहीं किया गया है। इस तरीके की दलीलें तरुण तेजपाल के वकील की तरफ से दी गई हैं। अब जो सरकारी वकील हैं वो अपना पक्ष रख रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि 11:30 से 11:45 बजे के आसपास यहाँ पर फैसला आ जाएगा। जी संकेत, आपके पास आएंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद है, वकील गोस्वामी जी हैं। आर एस गोस्वामी जी, जो बात संकेत पाठक कह रहे हैं और अजीत जी ने भी जिस बात को उठाया, ये कहना कि मेडिकल टेस्ट की जरूरत है, ये महज एक दलील है जो सिर्फ शायद इसमें बीच में रोड़ा अटकाने के लिए है और उससे ज्यादा कुछ नहीं। देखिए, बिल्कुल ठीक बात है। डिफेंस काउंसिल का एक अपना अधिकार होता है, वो पूरी कोशिश करता है कि अपने मुलजिम को, जो कि एक्यूज्ड है, उसको बचाने के लिए जो डिफेंस वो उस समय उचित समझता है उसको लेने की कोशिश करता है। और जो कोर्ट में जो परिभाषित की गई है, जो आईपीसी की धाराएं, उनको हर व्यक्ति, हर डिफेंस काउंसिल कोशिश करता है कि ये धाराएं हमारे मुलजिम के ऊपर नहीं लगती, हमारे एप्लीकेंट के ऊपर नहीं लगती। एक वकील का अपना डिफेंस होता है। लेकिन साथ में मैं एक बात और थोड़ी सी इसमें जिक्र करना चाहूंगा कि वकील अपनी बात कहता है और उसके बाद प्रोसिक्यूशन अपनी बात कहता है। कोर्ट के पास फिर ये मुद्दा रह जाता है कि आज की इस गंभीरता में, क्योंकि जैसा अंजुमन जी कह रहे थे कि एक बड़ा आदमी जब किसी मैटर के अंदर आता है, उसमें उससे भी एक नजीर पैदा होती है कि देखिए फलाना आदमी इतना बड़ा आदमी था, पत्रकारिता की खोज का सबसे इतना बड़ा। गोस्वामी जी, क्या दलील में कहने के लिए डिफेंस के पास ज्यादा कुछ नहीं होता है? क्योंकि जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे कि आसाराम के मामले में भी कि उनके वकील पीड़िता के चरित्र पर सवाल उठा रहे थे, ये तो यहां भी वही देखने को मिल रहा है। नहीं, ये केवल अब हुआ है, पहले बहुत होता था। पहले जो रेप के केसेस हमने भी बहुत किए हैं, डिफेंस काउंसिल सैकड़ों क्वेश्चन हम लड़कियों से करते थे। लेकिन आज जिस तरह से वो तो वकील साहब हैं, ये जानते होंगे, ये हर समय होता है। ये सदियों, जब से अदालतें नहीं सही जवाब दे रहे हैं ये, लेकिन जब से अदालतें हैं तब से ये होगा। जो बचाव का पक्ष का वकील होगा, उस बलात्कार को कंसेंसुअल बनाने के लिए 100 सबूत जुटाने की कोशिश करेगा, चाहे किसी ढंग से लड़की को कटघरे में खड़ा करे। 50 फिल्में बन चुकी हैं और अदालतों में यही तो होता है। आप जब तक लड़की को कंसेंसुअल नहीं बताओगे कि लड़की कंसेंसुअल थी, सहमति से थी, मर्जी से थी, यही एक बचाव का सबसे बड़ा हथियार होता है रेप। लेकिन ये सिर्फ क्या दलीलों के लिहाज से, ये कन्वर्ट करने का, देखिए नहीं, सबूत नहीं मिल सकता इसमें, हम पहले बात कर चुके हैं। इसका कोई मेडिकल एविडेंस जरूरी नहीं है। पहले के कानून में होता था कि रेप को रेप माना जाता था, जो प्रॉपर शारीरिक संबंध होते थे उनको रेप माना जाता था। अभी अगर आप टच भी कर रहे हैं तो वो भी रेप में आता है। माइनर के लिए अलग है जो पॉक्सो में आता है, मेजर के लिए अलग है जो इस 376 ABCDE में आता है। टीना जी, आपने एक बात और कही, पहले आपको याद हो, आपने पढ़ा, उस बात को हम चैनल पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करते। अंजुमन जी ने बिल्कुल सलाह दी कि ऐसी चीज हम नहीं डिस्कस कर सकते। पहले हम बहुत डीप तक जाते थे, इंज्यूरीज पे, जब बहुत चीजें ऐसी थी जिस पे हम रेप में डिस्कस करते थे। लेकिन अब जो परिभाषित हुई है, और एक बात मेरी बीच में रह गई थी, मैं उसको जरूर कहना चाहूंगा, वो रह जाएगी दर्शकों के लिए, कि जो ये बार बार जो बात कही जा रही है कि नहीं हुआ एक्ट, वो लड़की का जो बार बार जो स्टेटमेंट आ रहा है, लड़की जो कह रही है कि वो उस लड़की ने जो सेकंड टाइम जो लिफ्ट गई, उस बात को मैं थोड़ा क्लेरिफाई करना चाहता हूं। वो ये महसूस करती है कि ये मेरे दोस्त के फादर हैं। वो इस सेंस में पहली दफे उसने सोचा होगा, हो सकता है इनकी इस तरह की कोई बात रही हो। जब सेकंड टाइम भी जब वो गई है, वो ये महसूस थोड़ी कर रही है कि मेरे साथ ये घटनाएं घटेंगी। पहली बात, सेकंड टाइम गई नहीं, सेकंड टाइम वो लड़की ने लिखा है अपनी चिट्ठी में, 6 पेज की चिट्ठी में, सेकंड टाइम वो नहीं जाना चाहती थी। तरुण तेजपाल ने इंसिस्ट करके उसको लिफ्ट के अंदर लिया, इसलिए दोनों में डिफरेंस है। फर्स्ट टाइम उसको नहीं पता था कि ये घटना होने वाली है, जाहिर है बॉस है, उनके पिता के फ्रेंड ने, उनकी बेटी उनकी दोस्त है, वो अनएक्सपेक्टेड जो कुछ हुआ उसके साथ लिफ्ट में हुआ। और दूसरी बार तो वो जाना ही नहीं चाहती थी, लेकिन तरुण तेजपाल इंटेंशनली लिफ्ट में महत्वपूर्ण बात का जिक्र किया कि काफी लंबे वक्त से इन चीजों को झेल रही थी, बर्दाश्त कर रही थी। अजीत जी, एक महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि अगर मान लिया जाए कि सीसीटीवी फुटेज नहीं होते, किसी ऐसी जगह पे होते जहां ये सीसीटीवी फुटेज आप नहीं निकाल पाते, तो उस केस पे सिर्फ इतना होता कि कोई भी स्टेट सुओ मोटो नहीं ले सकती थी। पर लड़की का जो बयान है, 164 के बयान है, 161 का बयान है, वो अपने आप में काफी है गिरफ्तारी के लिए। अपना स्टेटमेंट काफी है। तो आप सबसे इंपॉर्टेंट ये है जो टीना आप करें जी, ये तस्वीरें हैं गोवा सेशन कोर्ट की, जहां फैसला आना है कुछ देर में। अदालत में सुनवाई हो रही है तेजपाल की जमानत पर, और यहां से फैसला आना, पल पल की खबर दर्शकों को हम बताएंगे जैसे ही खबर आएगी कि क्या उन्हें जमानत मिलती है या उनकी जमानत की अर्जी खारिज होती है। गुंजाइश इसी बात की है कि किसी सूरत में उन्हें जमानत नहीं मिलेगी। तमाम लीगल एक्सपर्ट यही कह रहे हैं पिछले 4 दिन से कि उन्हें जमानत नहीं मिलेगी क्योंकि मामला संगीन है। वापस टीना उसी पर आते हैं। मैं तो मानता हूं सीसीटीवी फुटेज हो या ना हो इरेलेवेंट है। सबसे बड़ा सबूत देखिए, अगर वो लड़की सिर्फ आरोप लगा
लगाती कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ और तरुण तेजपाल ने कन्फेस नहीं किया होता तो बहुत मुश्किल होती, क्योंकि होता कि लिफ्ट के अंदर हुआ, ये लड़की ने आज कहा है, इसके पहले क्यों नहीं कहा, 4 दिन 6 दिन तक क्यों नहीं कहा, लेकिन उसका जो तरुण तेजपाल का माफीनामा कबूलनामा है वो सबसे बड़ा सबूत है। उसके साथ ये भी है कि तरुण तेजपाल ने कहा कि जो कुछ हुआ वो सहमति से हुआ। नहीं, लेकिन एक बात मैं देखो, एक बात ऑब्जेक्शन करूंगा। एक मिनट, पहला जो कन्फेशन है उसमें सहमति नहीं है, उसमें कन्फेशन है, उसमें लिखा हुआ है कि मैंने जो किया बैड लैप्स ऑफ जजमेंट से हुआ, उसमें सारी बात उसने तरुण तेजपाल ने माफी या अनकंडीशनल अपॉलॉजी दी है तरुण तेजपाल ने। उसके बाद जब मामले ने तूल पकड़ा, जब लगा कि अब मैं फंस गया, जब मीडिया में बात आई, तब तरुण तेजपाल ने स्टैंड चेंज किया और तरुण तेजपाल की तरफ से पहली बार शोमा चौधरी ने बोला कि तरुण का डिफरेंट वर्जन है, ये कंसेंसुअल है या नहीं है, ये भी एक मुद्दा है। तो इसलिए वो भटकाने की कोशिश है, वो लीगल टर्म में है, इसको समझने की नहीं। मैं इसमें लीगल थोड़ा लाना चाहूंगी। देखिए, इंडियन एविडेंस एक्ट किसी भी रेप का 376 के मामलों का अगर कोई एविडेंस है तो लड़की 164 के बयान देने के बाद अगर कोर्ट में वापसी करती है तो वो दबाव माना जाता है, बेंच उसको नहीं मानेगी। तो ये तरुण तेजपाल की जो मेल है, सुनिए अजीत जी, ये जो तरुण तेजपाल का जो बयान है वो काफी है इसको प्रूव करने के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि इस पे आरोप प्रत्यारोप की कोई राजनीति चलने वाली है। इसमें एक खास बात और हुई, उस लड़की को झुकाने के लिए या मुकदमा वापस ले या लड़की लड़ाई लीगल बैटल में न जाए, इसके लिए तमाम कोशिशें हुई। 22 तारीख को 22 नवंबर को पहली बार लड़की की मदर से तरुण तेजपाल के परिवार वाले मिले और कहा, उनसे यह जानने की कोशिश की कि तुम्हारा वकील कौन है, कौन लीगल एडवाइजर है, क्यों मुकदमा लड़ रहे हो, वापस ले लो। और लड़की ने अगले दिन बयान जारी करके कहा कि उसके परिवार को दबाने की, समझाने की या दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। दोबारा फिर हुआ 3 दिन 4 दिन पहले कि तरुण तेजपाल की बेटी उस लड़की के घर गई, उसके मदर से बात की, फिर वही सब सवाल, क्योंकि ये जानना चाहते थे लीगल एडवाइजर्स कौन है और ये पावरफुल असरदार लोग हैं, हो सकता है लीगल एडवाइजर से बात करें। लेकिन लड़की ने लड़ने का फैसला किया, उसने 164 में बयान दिया। पहले इसमें एक एप्रीहेंशन था टीना, पहले शुरू में ये लग रहा था कि अगर गोवा पुलिस ने तो चलो सुओ मोटो लिया, कांग्रेस ने कहा दिया पॉलिटिकल कंस्पिरेसी है क्योंकि गोवा में बीजेपी की सरकार है। तरुण तेजपाल ने कहा कि मैं बीजेपी का विक्टिम बन रहा हूं क्योंकि मैं सो कॉल्ड बहुत बड़ा सेकुलर आदमी हूं। लेकिन टर्न वहीं से हुआ जब लड़की ने बयान देना कबूल किया, क्योंकि उसके पहले ये कहा जा रहा था कि अगर लड़की ने बयान नहीं दिया, लड़की ने अगर एफआईआर दर्ज कराने पर सहमति नहीं जताई, लड़की ने मना कर दिया, 164 ने नहीं दिया, तो फिर क्या होगा, खत्म हो जाता। लेकिन यहां लड़की खुद आ गई फ्रंट पर। उसने न सिर्फ मुंबई में गोवा पुलिस के सामने बल्कि गोवा जाके 164 में बयान दिया और उसके बाद लड़की लगातार अपने आरोपों पर कायम है। कल उसकी फिर चिट्ठी है जिसमें उसने कहा है जो मेरे साथ हुआ रेप है। और सबसे बड़ी बात, लड़की ने कल यह भी कहा है पॉलिटिकल कंस्पिरेसी जो लोग कर रहे हैं, पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं, उसकी भी निंदा की है। और साथ में यह भी कहा है लड़की ने कि उसका हिंदी में बता रहा हूं, जो उसने इंग्लिश में कहा, क्या मैं चुप रहकर खुद का सामना कर पाती, अपने आप से नजरें मिला पाती, क्या महिलाओं के खिलाफ हो रहे शोषण के खिलाफ आवाज में उठा पाती, ये सब उस लड़की ने कहा है। अब वो सवाल उठता है कि अब वो लड़की खुद लड़ना चाहती है। उसने ये भी कहा है कि तरुण तेजपाल अपने रसूख के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने पावर असरदार होने के लिए, उसको बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि मैं अपनी डिग्निटी और इंटेग्रिटी के लिए लड़ रही हूं। तो उस लड़की में एक लड़ाई की जो एक फाइटर की ताकत है और यही वजह है कि तरुण तेजपाल की सच्चाई दिखाई देती है इसमें। मेरे को लगता है कि बहुत सच्चाई वाली जो लड़की की वैल्यूज हैं बहुत क्लियर है। और एक लड़की का देखिए, अगर हम किसी केस को हम देखते हैं अजीत जी, तो हमें उसका 2 तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर, बेल मिलेगी या जेल, चंद मिनटों में आने वाला है फैसला। सत्र अदालत में तरुण तेजपाल की अग्रिम जमानत पर सुनवाई जारी है। दूसरी तस्वीर, गोवा कोर्ट से सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कोर्ट में तरुण तेजपाल मौजूद है, उनकी पत्नी मौजूद है, वकील मौजूद है और क्राइम ब्रांच की टीम मौजूद है। तरुण तेजपाल के वकील अपनी दलीलें रख चुके हैं। इससे पहले उन्होंने कई दलीलें रखी कि 7 से 8 नवंबर को गोवा के होटल में ऐसा कुछ नहीं हुआ जो गैर कानूनी था। अगर 7, 8, 9, 10, 11 को फेस्ट था, कुछ सेकंड के लिए घटना घटी। 10 तारीख की तस्वीर जो उन्होंने रखी कि वो सामान्य नजर आ रही है पीड़िता। इसके अलावा लड़की को शिकायत कराने में आकर 11 दिन क्यों लग गए, ये दलीलें रखी गई तरुण तेजपाल के वकील की तरफ से। साथ ही शायद किसी दुश्मन के कहने पर की गई, केस बड़े नेता के इशारे पर बनाया गया। गोस्वामी जी, क्या ये दलील केस बड़े नेता के इशारे पर बनाया गया? तरुण तेजपाल का यह कहना कि मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है, या 11 दिन बाद? सुहेल, मैं इसका जवाब दूंगा क्योंकि लीगल मामला से ज्यादा पॉलिटिकल है। ये बेकार की बातें हैं, इसलिए कि ये कोई भी क्यों मानेगा। मुझे लगता है ये सवाल खड़े करना तरुण तेजपाल की तरफ बहुत
बात है, लिफ्ट में कोई बड़ा नेता नहीं था, छेड़खानी आपने की, लड़की ने आरोप लगाया, आपकी स्टाफर थी, आपकी रिपोर्टर थी, आपके माथत काम कर रही थी, लड़की ने जो बयान दिया या लड़की ने कन्फेशन के लिए आपको मजबूर किया, वो आपके और लड़की के बीच का मेल एक्सचेंज है। मैनेजिंग एडिटर पे लड़की दबाव डालती है कि माफी मांगो, माफी मांगने के शब्द को लेकर मेलबाजी होती है, लड़की चाहती है एक सेक्सुअल मिसकंडक्ट उसमें लिखो, लेकिन आप उसको अनफोर्सिन एविडेंट मोमेंट कहते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं अनटुवर्ड इंसिडेंट, क्योंकि आप चाहते हैं, शोमा चौधरी उस लड़की को समझाने की कोशिश करती है कि अगर सेक्सुअल असॉल्ट लिखेंगे तो फिर इंस्टीट्यूशन को नुकसान होगा और तहलका की बदनामी होगी, इसलिए शोमा चौधरी ने उसको तैयार किया कि तुम इसको अनफोर्सिन अनटुवर्ड इंसिडेंट लिखो। अब ये सब होने के बाद साथ ही लड़की नहीं, मैं सुन लो पूरी बात, ये सब होने के बाद इसको पॉलिटिकल कंस्पिरेसी कहना बहुत नादानी है। मुझे लगता है देश का बच्चा जो पूरी घटना को देख रहा है, इसमें पॉलिटिकल कंस्पिरेसी है क्या? पॉलिटिकल कंस्पिरेसी ये जो ये कहने की कोशिश करें कि बीजेपी की सरकार है, मैंने 12-15 साल से मेरी पूरी पत्रकारिता बीजेपी के खिलाफ है, स्टिंग ऑपरेशन बंगारू लक्ष्मण से लेकर आज तक, इसलिए पुलिस ज्यादा हाइपर एक्टिव हो गई, ये अगर कहते हैं तो इस कहने का भी कोई बहुत मतलब, लेकिन मतलब क्यों है? पहले आप ये कहिए कि आपने क्राइम कमिट किया कि नहीं। अगर आपने क्राइम कमिट किया, अगर आपने अटेम्प्ट टू रेप किया, अगर उस लड़की की मोडेस्टी पर आपने अटैक किया, तो फिर आपको कहने का हक नहीं है कि आपके खिलाफ कार्रवाई जल्दी हो रही है या स्लो हो रही है। आप क्यों चाहते हैं कार्रवाई स्लो हो? इसलिए ये पॉलिटिकल कंस्पिरेसी कहना, भटकाने की कोशिश। लड़की का सिर्फ कहना कि हम माफी चाहते थे कि तरुण तेजपाल माफी मांगे, उसके बाद उनके वकील का यह कहना कि अखबार में छपी खबर के आधार पर केस बना दिया गया। नहीं, लड़की पहली बात कि लड़की ने जो मेल लिखा है, उस मेल को पढ़ने की जरूरत है, उसमें बहुत दर्द है। 6 पेज का मेल मेरे पास है, उसमें स्टेप बाय सब कुछ लिखा है लड़की ने, और उसके बाद उसने कहा कि माफी मांगो, सर्कुलेट करो, विशाखा गाइडलाइन बनाओ। लड़की ने उसके बाद जिस ढंग से मिसहैंडलिंग हुई, देखिए इसको समझना दर्शकों के लिए जरूरी है। पहले शायद तहलका को यही लगा, तरुण तेजपाल और शोमा चौधरी ने एसोसिएट्स को, कि लड़की माफी मांगने को कह रही है, अनकंडीशनल अपॉलॉजी सर्कुलेट कर देंगे, मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन जब शोमा चौधरी का बयान आया कि लड़की संतुष्ट है, और जब उसने कहा कि मैं संतुष्ट नहीं हूं, उसके बाद वहां से मामला हुआ। और इस मामले में लड़की की दाद देनी चाहिए कि वो इस मामले को आगे ले जाने तक तैयार हुई, क्योंकि तुरंत कोशिश हुई, जैसे मीडिया में आया, शोमा चौधरी या तहलका मैनेजमेंट नहीं चाहता था कि मीडिया में खबरें आए और पता चले कि तरुण तेजपाल का ये भी चेहरा हो सकता है। जब ये चेहरा सामने आया और जब लगा कि सेक्सुअल असॉल्ट के शिकार एक लड़की हुई है, तुरंत शोमा चौधरी की तरफ से बयान आया कि कंसेंसुअल भी हो सकता है, और वहीं से मामला सामने आया, क्योंकि लड़की की प्रतिष्ठा पर बात आई कि आप कंसेंसुअल, लड़की का चरित्र हनन करने लगे, आप लड़की का चरित्र हनन करने लगे, तो लड़की ने फिर उसको फाइट को आगे किया। अंजुमन जी, मैं एक बात बहुत बड़ी करना चाहूंगा। जैसे ही अब एक बात को कोई नहीं समझ रहा टेक्निकल को, कंसेंट कहते ही अपराधी हो गया वो, कंसेंट कहते हैं, रीजन भी बिल्कुल। और कंसेंसुअल इज नॉट डिफेंस। सुनो नहीं, एक कुछ और कह रहा हूं, ये सीरियसनेस क्यों है इस मुकदमे में, इन 3 रीजनों से मैं इसको क्लियरिफाई करना चाहता हूं। नंबर 1 तो यह है कि उस लड़की इसके बेटी की फ्रेंड है। देखिए, आप सबसे बड़ी बात ये देखिए, वो इसकी बेटी की फ्रेंड है, ये सबसे बड़ा सीरियस है। इसलिए मैं चैनलों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। इस बात को इसलिए ज्यादा उठा रहे हैं, उसकी बच्ची की फ्रेंड है, इसका मतलब वो समझते हैं कि मेरे फादर की तरह है। नंबर 2, उन्हीं के काम करती थी जो अंजुमन कहती है, बाहर की आके तो बॉस और एम्प्लॉय में कंसेंसुअल भी करते हैं, तो भी पावर। तीसरा जो टीना जी आप जो बात कह रही थी, मैं बात पूरी करूंगा। वो जो तीसरी बात, वो जो कहते हैं कि हर समय वो इस तरह की बातें करते थे, सेक्स से रिलेटेड और अच्छी बात, इस तरह की रोमांटिक बात करते थे। वो ये समझती थी कि ये जो बातें हैं, चूंकि वो कई बार रेप पे लड़कियों के फेवर में खड़े होते थे, ऐसा लगता था मेरा जो बॉस है रियल फैक्ट में देश में लड़कियों के हित में काम करना चाहता है। ये बात भी उस लड़की के दिमाग में रही होगी। ये जो घटना घटी है, जो लिफ्ट में है, जो अभी अंजुमन जी ने कहा, ना इसमें बीजेपी ना कहीं कांग्रेस, इसमें कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं आ रहा। ये पर्सनल तुम्हारी अपनी पर्सनैलिटी से जुड़ा हुआ, करेक्टर से जुड़ा हुआ मैटर है, और सीरियसनेस इस मुकदमे की इसलिए है, इसीलिए बेल भी ग्रांट नहीं होगी, क्योंकि इसका कंसेंट, और ये कहना दोबारा के स्टेटमेंट में कि लड़की मेरे साथ कॉन्शियसनेस में थी या कंसेंट थी, ये इस अपराध को सिद्ध करता है कि अपराध हुआ है। आपसी सहमति जो कानून कहता है, मैं वो बता रही हूँ, एग्जिस्टिंग लॉ में आपसी सहमति भी कोई डिफेंस नहीं हो सकता, क्योंकि एक अथॉरिटी में अगर मैं आपकी एम्प्लॉय हूँ, आपके साथ अगर आपसी सहमति से भी है और मैं उसे रिपोर्ट करती हूँ, तो वो रेप है। बिल्कुल इसका ये बहुत क्लियर है कि कंसेंसुअल सेक्स बाय अ पर्सन इन अथॉरिटी। अगर हम कुलीग्स होते तो एक बार को कुलीग्स, आप मेरे हायर अथॉरिटी नहीं होते, आप मेरे लेवल पे काम कर रहे होते, तो उस पे डिफेंस आप ले सकते थे। इसका बिल्कुल क्लियर देखिए, कानून जो कह रहा है उसमें परिभाषित है एक लाइन में, आप उसको 4 लाइनों में आगे ले जाएंगे तो आप सही साबित नहीं होते अजीत जी। और कोई भी अथॉरिटी में अगर मैं आपकी एम्प्लॉय हूं और आपने मेरे साथ मेरी कंसेंट से भी किया, तो भी वो रेप है। बिल्कुल। तो मेरे को लगता है कि कानून के जानकार जो लोग उनके कोर्ट में खड़े हैं और इसका डिफेंस ले रहे हैं, मुझे लगता है ये डिफेंस गलत ले रहे हैं और प्रोसिक्यूशन इसको हैंडल करेगा। तेजपाल के लिए जमानत की राह मुश्किल रहने वाली है, जानकारों का पैनल ये मानता है। कुछ ही पलों के लिए रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, जल्द लौट रहे हैं इस बड़ी खबर पर।
तेजपाल का आज क्या होगा? होंगे गिरफ्तार या मिलेगी बेल? देखिए दिन भर न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लगातार हम बात कर रहे हैं कि आखिर तरुण तेजपाल को बेल मिलेगी या फिर जेल। संभावना ज्यादा यह है कि उनकी अग्रिम जमानत की याचिका खारिज होगी और उन्हें जाना होगा जेल। ज्यादातर जानकार यही मानते हैं। आपको बता दें, तरुण तेजपाल इस वक्त पणजी की सत्र अदालत में मौजूद हैं और उनके साथ उनकी पत्नी, उनके वकील और क्राइम ब्रांच की टीम भी मौजूद है। तरुण तेजपाल के वकीलों की तरफ से दलीलें रखी जा चुकी हैं। साथ ही यह भी खबर आ रही है कि पासपोर्ट भी उनका जब्त किया जा सकता है। उनके वकील की दलील है कि गिरफ्तारी जरूरी नहीं, साथ ही पुलिस कोर्ट के लिए हमेशा उपलब्ध है तरुण तेजपाल। हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। अजीत जी, यह कहा जा रहा है कि तरुण तेजपाल पुलिस और कोर्ट के लिए हमेशा उपलब्ध हैं, गिरफ्तारी जरूरी नहीं। आप मान रहे हैं कि बहुत कुछ ऐसा बचा है अभी जो ज्यादा दिन की रिमांड की जरूरत नहीं तरुण तेजपाल की? देखिए, ये तो कानूनी मामला है। ये मुझे लगता है ऐसे मामलों में होता यही है कि पुलिस रिमांड पर चाहती है ताकि उनको उस होटल में जो क्राइम सीन है वहां ले जाया जाए, सीसीटीवी का फुटेज होगा और जो भी एविडेंस है उससे उनका इनकाउंटर होगा। जो मेल्स उन्होंने लिखे हैं, जो शोमा चौधरी को लिखे हैं, जो मेल एक्सचेंज हुआ है उस लड़की और तरुण तेजपाल के बीच, उस मेल पर पुलिस उनसे इंटरोगेट करेगी, पूछताछ करेगी। इसलिए पुलिस के पास रिमांड लेने के लिए काफी चीजें हैं और ये तो हाई प्रोफाइल केस है। किसी भी केस में पुलिस रिमांड मांगती है और यही होने वाला है। अदालत अगर उन्हें जमानत नहीं देती है तो पुलिस को रिमांड पर देगी तरुण तेजपाल को, और पुलिस को 3 दिन के लिए रिमांड अदालत देती है, 7 दिन के लिए देती है, अदालत का फैसला है। लेकिन इस ऐसे तमाम केसेज में होता यही है क्योंकि जांच तभी शुरू होगी जब तरुण तेजपाल को पुलिस कस्टडी में लेकर और तमाम सबूतों से उनका एनकाउंटर कराएगी। जी गोस्वामी जी, आगे पुलिस का लॉ ऑफ कोर्स क्या होगा? लॉ पुलिस का जो एक्शन नेक्स्ट होगा, जैसे ही यहां से बेल रिजेक्ट होगी, कल किसी चैनल पे बता रहे थे कि जी पुलिस को उसके बाद वारंट लेने पड़ेंगे। मुझे बड़ा शौक सा लगा, कौन स्टेटमेंट इस तरह से एक लीगल ओपिनियन दे रहे थे कि इसमें कोई वारंट की जरूरत नहीं है। जैसे ही बेल रिजेक्ट होगी इमीडिएटली तेजपाल को पुलिस गिरफ्तार करेगी और नीचे की अदालत में ये जो बेल चल रही है सेशन कोर्ट में चल रही है, इमीडिएटली नीचे की अदालत में विदिन 24 आवर्स उसको पेश करेंगे। पेश करते वहां से पुलिस रिमांड जो भी 2 दिन का 3 दिन का अंजुमन जी कह रहे थे मिलेगा। पुलिस रिमांड में सारी जो इन्वेस्टिगेशन है प्रॉपर तरीके से करेगी। उसके बाद फिर उसको उसी कोर्ट में नीचे की अदालत में ही उसको सरेंडर करेंगे। जमानत अर्जी सत्र अदालत से खारिज होने के बाद उन्हें निचली अदालत ले जाया जाएगा जहां से रिमांड मांगी जाएगी। जी, और उसके बाद रिमांड के बाद उसी अदालत में उसको जुडिशियल कस्टडी के लिए ही कोर्ट कहेगी साहब हमने इसमें इन्वेस्टिगेशन कर लिया, इसको जैसे आपने आसाराम बापू वाले केस में दिखाया इसको, फिर उसके बाद वो जेल में जाएगा। फिर वकीलों का काम है कि उस सेशन में बेल लगाएं, हाई कोर्ट बेल लगाएं, वो सेकंड क्वेश्चन है। लेकिन आज जो ये क्वेश्चन है वो जो कोशिश कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जेल ना जाए और जेल ना जाके इन्वेस्टिगेशन में हम हर समय अवेलेबल रहे। क्या ये दलील काम कर सकती है कि गिरफ्तारी जरूरी नहीं, हम उपलब्ध हैं हर वक्त पुलिस और कोर्ट के सामने? 376 में मान्य नहीं हो तो जाती थी, लेकिन केस का ऑफेंस का सीरियसनेस देखिए ना, जिसमें कितना सीरियस मैटर है। इसमें इसका तो सपना भी नहीं होता कि कोर्ट ये कह दे कि जी तुमको हम अग्रिम जमानत दे देते हैं, फिर तो केस ही कहां रह जाएगा। यदि प्राइमा फेसिया डिफेंस मान लिया कोर्ट ने तो मैं तो ये महसूस करता हूं कि फिर इसमें केस में क्या रह जाएगा। फिर ये वकील आगे चल गए उसमें क्वेश्चन लगा देंगे हाई कोर्ट के अंदर कि सब, क्योंकि इस केस में जेल जाना सुनिश्चित है। इसमें चाहे इफ करें बट करें, वकीलों का अपना काम है डिफेंस वकील का कि अपनी बात को अदालत में कहेंगे, लेकिन ये निश्चित है थोड़ा फायदा उनको ये जरूर कोशिश कर रहे हैं कोशिश अदालत को कि तेजपाल भाग नहीं रहा, भगोड़ा नहीं है और अवेलेबल है फॉर इन्वेस्टिगेशन। टीना जी, आप कुछ करेंगे? बिल्कुल, देखिए कानून, मेरे को लगता है कि हमें ये समझने की बहुत जरूरत है कि आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन किस स्टेज पे कर रहे हैं। हमारी जो मानसिकता टेलीविजन देख देख कर ये हो गई है, जैसे आसाराम ने 11 दिन बाद ज्वाइन किया, नारायण साईं आज तक गायब है। तो हमारी मानसिकता, हम जो प्रोसेस है एग्जीक्यूशन का या सिस्टम का, वो हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। देखिए इसके तेजपाल के घर पे समन भी चस्पा किया गया जो इन्होंने आधे घंटे बाद उतार दिया, और इनको देखिए जैसे ही आपकी FIR दर्ज होती है आपको विदिन 24 आवर्स जो है इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना होता है। अब ये जो परिभाषा है 24 घंटे के अंदर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने की, ये डाइल्यूट होती जा रही है। क्यों डाइल्यूट हो रही है? क्योंकि हमारी हिस्ट्री में हमें क्या दिखा, हमारी हिस्ट्री में दिखा गोवा की
सीधी तस्वीरें दिखाएंगे, आप अपनी बात पूरी कर सकती हैं। हमारी हिस्ट्री में ये दिखा कि आसाराम 11 दिन बाद, आसाराम कहीं बैठे हैं, बोल रहे हैं मैं बैठा हूं जी जोधपुर में, आइए मुझे अरेस्ट कर लीजिए, पर ऐसा कुछ था नहीं। तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू में और मीडिया के सामने जो आ रहा है और जो लोग अपने ही डिफेंस में जो बोलते हैं उसमें बहुत फर्क होता है। तो कानूनी भाषा में इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना, कोर्ट में खड़े होकर इनके लिए साबित करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन तब ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन। पुलिस उनको होटल ले जाएगी, सीसीटीवी का बिल्कुल ज्वाइन नहीं किया, जो भी कन्फ्रंट कराएगी, ऐसे नहीं होता। आप मेहमान नवाजी लेने के बाद ड्रामा कर रहे हैं, वहाँ 5 स्टार 7 स्टार होटल में ठहर के और पुलिस के बुलावे पर आए, तो आप चीफ गेस्ट नहीं है आज गोवा थिंग। बिल्कुल बिल्कुल आज आप एक्यूज हैं, जब तक आप बेदाग साबित ना हो, और 376 में एक्यूज हैं, रेप के मामले में एक्यूज हैं, इसलिए कहीं गुंजाइश नहीं है कि आपको उस तरह से मेहमान नवाजी की जाए कि आप 5 स्टार होटल में रहे, आइए जी आज पूछताछ के लिए आइए, फिर वहां जाइए। पुलिस और कानून जैसे सबके लिए बराबर है, वैसे इस केस में भी होगा। और अगर अदालत से जमानत उनकी याचिका खारिज होती है, तो जैसा कि गोस्वामी जी ने कहा कि अदालत से उन्हें फिर रिमांड पर पुलिस लेगी, और पुलिस उसी तरह से पुलिस को बिहेव करेगी और करना चाहिए जैसा किसी भी आरोपी के साथ किसी भी एक चीज और अजीत जी इस पे कहना चाहूंगी, जब व्यक्ति पावरफुल होता है और कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश भी की गई, उसकी मदर की भी एक FIR हुई है, उन्होंने कहा कि हमसे हमारे घर पे आके हमसे बातचीत की गई, हम पे दबाव बनाने की कोशिश की, लड़की की भी कंप्लेंट है। तो इसमें एक पावरफुल होना अपने आप में एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। आज आप देखिए, ये एक नॉर्मल केस नहीं है कि चलते फिरते आदमी ने कर दिया और कोर्ट उसके बारे में सोचे। आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वहां भी उतना ही सख्त दिखता है, मैसेज लाउड एंड क्लियर जाए कि अगर बांदा में कोई रेप का आरोपी होता है तो उसे पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है। तरुण तेजपाल इतना बड़ा आदमी है, बिल्कुल यही बात है, बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। तरुण तेजपाल की अग्रिम जमानत पर सुनवाई अभी भी जारी है। कुछ ही पलों में फैसला होगा कि तरुण तेजपाल वाकई जेल जाएंगे या उन्हें मिलेगी बेल। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने के लिए। कुछ ही पलों के लिए रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। आगे देखिए, दिल्ली के मुस्तफाबाद से हमारी खास पेशकश, क्यों दें आपको वोट।